नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए मिलेगा विशेष अनुदान। निबंधित दुकानों से किसानों को मिलेगा अनुदान पर कृषि यंत्र और बहुपयोगी ट्रैक्टर है किसानों के लिए बेहतर कृषि यंत्र। मत्स्य पालकों को मछली पालन और हेचड़ी निर्माण के लिए जिला मत्स्य विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी पटना के प्रेम कुमार सिन्हा ने बताया कि तालाब निर्माण और हेचड़ी निर्माण के लिए कम से कम 5 लाख और अधिक से अधिक 15 लाख तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि उसकी एक प्रोजेक्ट लागत है प्रति हेक्टेयर 6,97,200 रुपये। जब तालाब बन जाती है तो हम लोग उसके जल क्षेत्र के आधार पर प्रति हेक्टेयर 50% का अनुदान दे उसमें। एक और भी योजना है हैचरी निर्माण का, जिस पर अभी बहुत जोर भी है हैचरी बनाने का। उसमें 3 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है और इसकी प्रोजेक्ट लागत 15 लाख रुपये है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपकरणों की खरीद के लिए विशेष अनुदान की सुविधा दी जा रही है। पहले कृषकों को यंत्रों की खरीद के लिए यांत्रिकरण मेले का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब किसान भाई निबंधित दुकानों से अनुदान पर आसानी से यंत्र खरीद सकते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक उमेश कुमार चौधरी। जो दुकानदार प्रमाणीकरण यंत्र बेचते हों और जो ऑथराइज डीलर हों तथा विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो बिना मेले के भी वैसे दुकानदार के पास से किसान यंत्र क्रय कर सकते हैं और इसका अनुदान की दावा जिला कृषि कार्यालय में करेंगे और उन्हें अनुदान दावा भी मिलेगा। तो ये कृषि यांत्रिकरण में कृषकों को कुछ सहूलियत दिया गया है। गर्मा मूली लगाने का उपयुक्त समय है जनवरी से फरवरी। इसके अलावा मूली के कुछ खास उन्नत प्रभेद हैं, जिनमें पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमनी, पंजाब सफ़ेद और चाइनीज़ पिंक आदि प्रमुख हैं। इन उन्नत प्रभेदों के इस्तेमाल से अच्छी उपज प्राप्त होगी और मुनाफा बेहतर हो सकता है। पशुपालन एक मुनाफे का व्यवसाय है। पशुओं से मिलने वाले उत्पादों से आमदनी काफ़ी अच्छी हो जाती है। कुछ ऐसा ही मुनाफा कमा रहे हैं नवादा ज़िले के पशुपालक पंकज कुमार। इन्होंने लगभग 7 लाख से अपना व्यवसाय शुरू किया था। आज इनके पास 30 गायें हैं और इससे लगभग 60 से 70 हज़ार प्रति माह कमा लेते हैं। अभी मेरे पास 30 गाय है, उसमें करीब 7 रुपया लागत लगा है और प्रॉफिट मंथली में हम कमा लेते हैं करीब 60 से 70 हज़ार के करीब। और जितना मेरा दूध होता है उसका हम सेल करके परिवार को चलाते हैं। खेती के लिए ट्रैक्टर काफ़ी उपयोगी यंत्र माना जाता है। ट्रैक्टर के साथ अन्य उपकरणों को जोड़कर खेत की जुताई, फसलों की बुआई आदि कई कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, जिससे इसे बहुपयोगी यंत्र माना जाता है। यह किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। इन दिनों विदेशी फलों की काफ़ी मांग है, तो आइए जानते हैं मंडी भाव के तहत आज पटना के इनकम टैक्स में विदेशी फलों के भाव। काला अंगूर 160 रुपये प्रति किलोग्राम, लाल अंगूर 300 रुपये प्रति किलोग्राम, हरा सेब 240 रुपये प्रति किलोग्राम, आम 300 रुपये प्रति किलोग्राम और कीवी 30 रुपये प्रति पीस। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली, और आइए
अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज का विषय है जैविक खेती से लाभ और इसको अपनाने के तरीके। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए अनिल कुमार झा, जो कि उपनिदेशक सदस्य हैं कृषि विभाग सचिवालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। जैविक खेती की बातें होती हैं, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जैविक खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी? आधुनिक खेती की जो पद्धतियां हैं, खासकर जो हरित क्रांति तकनीक 60 के दशक के बाद जो अपनाई जाने लगी है देश में, उसके दो प्रमुख घटक हैं। एक, जो कृषि यंत्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ा है, और दूसरा कृषि रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ा है। कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, इसके बाद कीटनाशी दवाएं, इसका बेतहाशा उपयोग हुआ है। और जब हम लोग काफ़ी उपयोग करने लगे हैं तो कुछ तो सकारात्मक पक्ष हुआ, देश में खाद्यान्न सुरक्षा की स्थिति आई। आज जो अनाज का सरप्लस है देश में, उत्पादन और उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन उसके साथ ही कुछ सीमाएं आई हैं, जिसके तरफ वैज्ञानिकों का, निर्माताओं का, नीति निर्माताओं का ध्यान गया है। जो पर्यावरण का प्रदूषण है, जो मिट्टी का प्रदूषण है, जो पानी का प्रदूषण है, जो मानव स्वास्थ्य की चिंता है, इन सब के बदौलत हम लोग अब यह सोचने को मजबूर हुए हैं कि क्या यह तकनीक जो हरित क्रांति की तकनीक थी, उसके बदौलत हम अपने मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं? क्या हम पर्यावरण के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकते हैं? क्या मानव स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकते हैं? तो इन सब चिंताओं से इस बात के तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि हम उत्पादन और उत्पादकता के स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखें, और साथ ही हम चिंता करें पर्यावरण की, हम चिंता करें मिट्टी की, हम चिंता करें मनुष्य के स्वास्थ्य की, मानव मात्र के स्वास्थ्य की। और इन चिंताओं से जो समाधान निकलता है, वह समाधान हमको, वैज्ञानिकों को, किसानों को ले जाता है जैविक खेती के तरीकों को अपनाने की तरफ। तो रासायनिक खेती का एक विकल्प था जो बड़े पैमाने पर अपनाया जाने लगा किसानों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसाएं होने लगी, और 60 के दशक के बाद वो हुआ है। लेकिन आज जब हम आज के समय में विचार कर रहे हैं, तो हम सब जगह कह रहे हैं कि ऐसी पद्धतियों को हमको अपनाना पड़ेगा, और उसका मतलब है कि जैविक खेती तरीकों को अपनाना होगा। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया।
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं जैविक खेती के लाभ एवं इसको अपनाने के तरीके। इसके क्या तकनीक हैं और कैसे इसको अपनाएं किसान भाई, इसके बारे में आप बताएं। पौधों को अपने जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। और ये 16 तत्व वह वायुमंडल से लेते हैं और ज़मीन से लेते हैं। इसमें से 3 तत्व तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उनको वायुमंडल से मिलता है और बाकी 13 तत्व जो हैं वह मिट्टी से लेते हैं। और जब आप उपज बढ़ाते हैं, खासकर जब आपके बौने प्रभेद आए हैं धान और गेहूं के, जिनकी उपज क्षमता काफ़ी अधिक है पुराने प्रभेदों की तुलना में, तो बड़ी मात्रा में यह मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते हैं। अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को आपको बनाए रखना है तो इसमें आपको पोषक तत्वों को देना होगा। पहले हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि आप यूरिया का प्रयोग करें, आप डीएपी का प्रयोग करें, आप पोटास का प्रयोग करें और आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करें। तो इन सब पोषक तत्वों के माध्यम से आपको जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, सॉइल में जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा को आप उर्वरकों के माध्यम से दे रहे थे। आपके पास दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? आपको किसी न किसी तरीके से उन पोषक तत्वों को मिट्टी को देना ही होगा। अगर आप रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जैविक विकल्प उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, सामान्य परंपरा थी जब आप कंपोस्ट का प्रयोग करते थे, चाहे आपका वेजिटेटिव रिफ्यूजे हो, आप सब्जी बनाते हैं उसका कतरन आपके घर में है, आप गाय का दूध लेते हैं और गोबर का प्रयोग कभी कभी आप तो ईंधन के रूप में कर लेते हैं, लेकिन सर्वोत्तम उपयोग है कि अगर आप उसका कंपोस्ट बना दें। जो आप बायोलॉजिकल रेफ्यूजे है, बायोलॉजिकल जो अवशिष्ट पदार्थ है जो आपको प्रतिदिन गांव घर में निकलता है, गोबर है, जो मवेशी का जो सर्ज मटेरियल है और यहाँ तक कि मानव मल है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं उर्वरक तत्व के लिए। जो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर और बायो वेस्ट को मिलाकर अगर आप उसको केचुआ को खिला देते हैं और केचुआ से जो खाद बनता है उसका प्रयोग आप खेत में करते हैं, तो अमूमन आपको 0.5 से 1% तक इसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है। अगर एक मात्रा में आप कहते हैं कि आपके पास जितनी उपलब्धता होती है कंपोस्ट की उसका प्रयोग करते हैं तो पोषक तत्व को सप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी फायदा यह भी होता है कि आप एक साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिट्टी को देते हैं। जब आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की चर्चा करते हैं कि कहते हैं कि आप 1% है या आपको 1.25% है इस वर्मी कंपोस्ट में आपका नेत्रजन और पोटास, तो साथ में आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो जिंक है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, उसकी मात्रा भी एक कंपोस्ट के रूप में अल्प मात्रा में मिट्टी को मिल जाता है। दूसरा आपको विकल्प होगा जैव उर्वरक का। किसान भाई, आप जानते हैं कि बहुत सारा बैक्टीरिया है। आप अगर दलहन पौधों के जड़ को उखाड़ें तो आप बहुत सारे गांठ देखेंगे। ये गांठ यूं ही नहीं है, ये गांठ में एक बैक्टीरिया है जो घर बनाकर वहाँ रह रहा है और यह बैक्टीरिया बहुत फायदे का बैक्टीरिया है।
यह बैक्टीरिया वायुमंडल से जो नाइट्रोजन का गैस है उस नाइट्रोजन गैस को पकड़ता है और वहाँ पर प्रोटीन बनाता है, वहाँ पर यूरिया बनाता है। तो आप कहें कि प्रकृति में एक यूरिया फैक्ट्री है, जो दलहनी फसलों का जो जड़ का गांठ है वह नैसर्गिक रूप से प्रकृति का यूरिया फैक्ट्री है। और अगर हम इसको प्रोत्साहित करते हैं, अगर आप इस तकनीक को अपनाते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप अरहर की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग बैक्टीरिया है, अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए अलग बैक्टीरिया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप इस बैक्टीरिया को सीड ट्रीटमेंट के लिए, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए जब आप इसको खेत में प्रयोग करेंगे तो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन इस माध्यम से ही खेत को मिल जाता है। खेत में आपको उतनी यूरिया की आवश्यकता कम हो जाती है। तो एक विकल्प आपको कंपोस्ट का है, दूसरा विकल्प आपको जैव उर्वरक का है। जैव उर्वरक में कुछ तो राइजोबियम तरह के हैं, जो राइजोबियम पूरा ग्रुप है। दूसरा आपको एजिटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, जो स्वतंत्र रूप से किसी खेत में रहता है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़कर उससे यूरिया बना देता है, उससे खाद बना देता है। कुछ आपको फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो कुछ बनाता तो नहीं है लेकिन आपके खेत में सुलभ नहीं है। आपके खेत में फास्फोरस पड़ा हुआ है लेकिन आपका जड़ नहीं ले सकता है उसको, क्योंकि वह घुलनशील नहीं है। और यह बैक्टीरिया जब आपके खेत में होता है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, तो वह घुलनशील बना देता है, ऐसा बना देता है कि जड़ उसको सोख ले, जड़ उसको ग्रहण कर ले। तो इसी तरह के जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, या आपको वास्कुलर, एस्पोस्कुलर, माइकोराइजा है, जो भैम है, माइकोराइजा का ग्रुप है, इसको अगर आप प्रयोग करते हैं, पीएसबी, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, तो इन सब से आप खेत की उर्वरा शक्ति को बनाकर रख सकते हैं। कंपोस्ट का प्रयोग करिए, जैव उर्वरक का प्रयोग करिए, तो आपके उर्वरा शक्ति अच्छी रहेगी। खेत की उर्वरा शक्ति, पानी धारण करने की क्षमता, उपज देने की क्षमता खेत की बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है कि आप बड़े पैमाने पर कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, और इसलिए आप प्रयोग करते हैं क्योंकि जब बीमारी लगती है तो उसको तो नियंत्रित अगर आप नहीं करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा। तो आपके पास क्या विकल्प है? जैविक विकल्प हैं। आजकल बहुत सारे बैक्टीरिया है, जैसे आप देखेंगे कि ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है। अब आजकल बाजार में भी ये मार्केट में जैव कीटनाशी की तरह से आ गया है, ब्यूवेरिया है। तो ये अगर आप कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, चाहे आप बीज के उपचार के लिए, चाहे आप मिट्टी के उपचार के लिए, या अगर बीमारी को प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे के लिए, खासकर ये रहता है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन आप जब देंगे वहाँ पर तो कुछ समय लगता है उसको बढ़ने में, तो आपको एक शुरुआत से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। टाल का पूरा इलाका है बिहार का, जहाँ पर कि अभी चना की खेती होगी और बड़े पैमाने पर आपको चना में पिल्लू लगेगा। अगर आप उसमें एनपीवी का प्रयोग करते थे, एक वायरस का प्रयोग करते हैं, तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं होगी। ये वायरस खुद ही बीमारी कर देता है, उस कीड़ा को बीमार कर देता है जो कीड़ा आपके चने को खाता है। तो अगर आप इस तरह के जैविक विधियों को अपनाते हैं तो आपकी निर्भरता रासायनिक कीटनाशी पर अपने आप कम हो जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की ताने में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन
10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं जैविक खेती के लाभ एवं इसको अपनाने के तरीके। अच्छा सर, जाहिर सी बात है, जब जैविक खेती के इतने लाभ हैं आप बता रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही होंगी। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और इसकी जानकारी या सहायता के लिए किसान कहाँ जाएंगे? राज्य सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी यह घटक है और राज्य की एक अपनी योजना है। इस वर्ष भी 200 करोड़ की एक योजना है जो राज्य सरकार इसको कार्यान्वित कर रही है किसानों के खेत में। सबसे पहले हम जो ढैंचा और मूंग, हरी खाद के लिए किसानों को 80-90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराती है राज्य सरकार। तो जब भी आपका सीज़न आता है, अगले मार्च में, अप्रैल में आएगा, अगर इस साल आपने नहीं खेती किया है तो अपने किसान सलाहकार, अपने कृषि समन्वयक को निश्चित रूप से ये जानकारी दे दीजिए कि अगले साल आप ढैंचा और मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आपको बड़े मामूली मूल्य पर इनका बीज मिल जाएगा और आप इसकी खेती करें, फिर मिट्टी में पलट दें, बड़ी अच्छी खाद अपने आप बन जाएगी। जो जैव उर्वरक का है, जैव उर्वरक 2 तरह से सरकार सहायता देती है। जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जब आप प्रत्यक्षण करते हैं तो उसमें आपको एक तरह से पूरी शुल्क मिल जाती है, निःशुल्क मिल जाता है आपको। आप खरीदते हैं और सरकार वो आपको रिम्बर्स कर देती है, प्रतिपूर्ति कर देती है। दूसरा, अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो अमूमन आधे दाम पर आप इसको खरीद सकते हैं। जो भी बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, पीएसबी है, तो सरकार की तरफ से आधे मूल्य जो है वो अनुदान के रूप में आपको मिलता है। जैविक का अगर आप प्रमाणीकरण करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी योजनाओं में उसको सर्टिफिकेशन के लिए और एडॉप्शन के लिए भी सरकार सहायता प्रदान करती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको जरूरी है जो आपका पंचायत का किसान सलाहकार है, कृषि समन्वयक है, उससे संपर्क में रहिए और उन्हें बताइए कि आप जैविक खेती अपनाना चाहते हैं। वो सारी योजनाओं आपको बता देंगे, सारे लाभ लेने के तरीके और प्रपत्र आपको उपलब्ध करा देंगे। सर, आपने जैविक खेती से संबंधित जो भी बातें बताई हैं, मुझे उम्मीद है हमारे किसान भाई इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।